प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो आज आज भी आपके काम आएगी, 2 साल बाद भी काम आएगी और जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में चले जाओगे तब भी ये वीडियो काम आएगी। और वो वीडियो है हिंदी की, और हिंदी का वो टॉपिक है समास। हिंदी का वो टॉपिक है समास, तो यानी आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से वही एक रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसे अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है समास। तो जैसे हम जो भी चीजें सीखने चलते हैं, सबसे पहले हमें उसका शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि समास आखिर है क्या। फिर उसके बारे में और अधिक डिटेल्स को जानेंगे। तो सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। क्या होता है? संक्षेप। और संक्षेप का मतलब होता है छोटे में, किसी बड़े सी चीजों को छोटे में लिखना संक्षेप कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर किसी तीसरे नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। फिर से एक बार, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी तीसरे छोटा भी होना चाहिए संक्षेप में, किसी तीसरे छोटे सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में। क्या होता है? संक्षेप में। किसमें? संक्षेप में। ठीक है। और इसका परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर किसी तीसरे सार्थक ब्रैकेट में छोटा, किसी तीसरे सार्थक और छोटे शब्द का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समास कहते हैं। तो उसे समास कहते हैं। ठीक है। समास आप समझिए। समास क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी तीसरे छोटे सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास आज ही नहीं, हमें भविष्य में बहुत काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए हम सीखते हैं। समास की परिभाषा समझ में आ गई। जैसे कोई लंबा चौड़ा शब्द है, जैसे हमने कहा राजा का कुमार। क्या कहा? राजा का कुमार, अर्थात राजा का कुमार। 3 शब्द आए और राजा का कुमार, यानी आपको समझना पड़ेगा कि राजा का कुमार किसे कहा जा रहा है? राजा का कुमार। तीनों को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा राजकुमार। राजकुमार, समझ गए? जैसे कहा जाएगा 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह, तो 4 राहें का समूह, जहां 4 राहें आपस में मिलती हैं उसको शॉर्टकट में बताओ क्या कहते हैं? चौराहा। क्या कहते हैं?
चौराहा। तीन राहों का समूह, जहां तीन राहें आपस में मिलती हों उसे क्या कहते हैं? तिराहा। यानी इस बड़े शब्द को तीन राहों का समूह या फिर जहां तीन राहें आपस में मिलती हों उसे कहा जाता है तिराहा। एक शब्द में आप कह सकते हो तिराहा। संक्षेप में हो गया नहीं हो गया? 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात 10 सिर वाला, जिसके 10 सिर हों। एक शब्द में आप कह सकते हो क्या? दशानन। क्या कह सकते हो? नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका। एक शब्द में बोलो आप क्या कह देंगे? नीलकंठ। क्या कहेंगे? नीलकंठ। तो देखो हम इतने सारे बड़े बड़े को शॉर्टकट में बोल रहे हैं, एक शब्द में बोल रहे हैं, उसी को कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। अब समास के कई सारे भेद होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द किस समास के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये हो गया समास। समास के पहले हम समझ लेते हैं समास विग्रह क्या होता है। जैसे हमने कहा जाए राजा का कुमार, क्या कहा गया? राजा का कुमार। राजा का कुमार मिलके क्या बन जाएगा? राजकुमार। क्या बन जाएगा? राजकुमार। तो ये जो राजा का कुमार था, क्या था? ये जो राजा का कुमार था, इनको हमने शॉर्टकट में क्या करके लिख दिया? राजकुमार। और इसी को क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्त पद। यानी इस जो नया शब्द बना इसको समस्त पद या समास भी कहते हैं। फिर आता है समास विग्रह। क्या आता है? समास विग्रह। कोई कहेगा समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो एकदम आसान शब्दों में समझिए कि समास के नियमों से बने हुए शब्दों को, जो समास के, जैसे राजा का कुमार को हमने किसी तरीके से जोड़ा कि का हट गया और कुमार राजकुमार बन गया, तो किसी नियम से बना होगा ना। तो समास के नियमों से बने हुए समस्त पद को पुनः उसकी मूल स्थिति में लाने की प्रक्रिया जो होती है, यानी उसको फिर से जैसे था वैसे फिर से लाओ। जैसे राजकुमार को चाहो कि नहीं, इसे मुझे फिर से राजा का कुमार बनाना है, राजा का कुमार बनाना है, तो राजकुमार को फिर से राजा का कुमार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे किसने कह दिया कि राजा का कुमार का समास क्या होगा? हो जाएगा राजकुमार। अब कोई ये प्रश्न ना पूछे, आपसे पूछे चलो राजकुमार का समास विग्रह करो, राजकुमार का समास विग्रह करो, इसका मतलब वो क्या चाह रहा है कि ये पहले कैसे लिखा था उसको बताओ। तो जो पहले लिखा था उसको बताओ और उसी को कहते हैं समास विग्रह। तो कैसे, इस पहले कैसे लिखा था? राजा का कुमार। ये देखो राजा का कुमार, और इसी को कहते हैं समास विग्रह। मतलब जब बड़े शब्द को छोटे में लिख दो तो समास, जब इसी छोटे शब्द को फिर से बड़े में लिखना हुआ, इस छोटे शब्द को फिर से बड़े में लिखना हुआ, उसे कहेंगे समास विग्रह। और जो बड़े से शब्दों को छोटे में लिखते हैं तो उसे समास भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया समास विग्रह। अब इसके बाद समास के भेद, इसके बाद हम समझेंगे समास का भेद। कपड़ा ले लेते हैं, एक मिनट, सॉरी। ले लेते हैं कपड़ा, इसको एक बार हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए या शॉर्ट लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तब तक इंक डाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं समास के भेद। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद, 6। कितने होते हैं? अब हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं लिखवा नहीं रहा हूं। समास के 6 भेद होते हैं, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, फलाने फलाने ढिमके ढिमके, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, बस समझ लो। पहला क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्या होता है?
अव्ययी भाव समास। हम एक एक समझते चलते हैं, फिर अगला देखें। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास। इसके अव्ययी भाव समास पढ़ने के पहले हम एक चीज जान लेते हैं। देखो, जैसे लिखा था, कोई भी जैसे लिखा था राजकुमार, क्या लिखा था? राजकुमार। तो जैसे लिखा है राज, देखो सबसे पहले आया राज, दूसरा आया कुमार। इसमें दो शब्द मिलकर बना हुआ है, एक है राज, एक है कुमार। तो जो पहले लिखा हुआ है इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, या फिर इसे बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और जो बाद में लिखा है इसे बोलते हैं प्रथम पद या फिर पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। पूर्व मतलब होता है पहले वाला, जो पहले, पूर्व मतलब पहले, पहले वाला पद, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम पद। जो बाद में लिखा है इसे बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद, या फिर दूसरा पद। क्या बोल देंगे? दूसरा पद। तो आपको ग्रामर में हमेशा उत्तर पद लिखा हुआ मिलेगा, पूर्व पद या उत्तर पद, ठीक है। लेकिन कहीं प्रथम पद या द्वितीय पद लिखा हो तो आप समझ जाना कि बाद वाले को बोलते हैं उत्तर पद और पहले वाले को बोलते हैं पूर्व पद। और आप पहले प्रथम पद और द्वितीय पद तो समझ ही जाओगे। तो ये है प्रथम पद या पूर्व पद, और बाद वाला है द्वितीय पद या उत्तर पद। ठीक समझ गए? अब कभी कभी पूछता है कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो प्रधान का मतलब पहले आप समझेंगे। समास में देखो, इस शब्द का सबसे ज्यादा निर्माण यूज होता है क्या? कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। तो इसमें प्रधान हो, जिला पंचायत हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्रधान का मतलब होता है कि उस शब्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उस बात पे ज्यादा जोर दिया रहा है, किस शब्द पे ज्यादा जोर दे के आप बात कर रहे हैं। और जोर देने का अर्थ होता है कि आप उसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी वो आपके लिए ज्यादा स्पेशल है, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और जिस शब्द पे आप ज्यादा जोर देके बोलते हैं, मतलब उस बात को आप चाहते हैं इस बात को सुनी जाए, उस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे आप कुछ डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें जो सबसे मेन पद होता है उसको आप हाईलाइट कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। तो जिस शब्द को हाईलाइट किया, समझ लीजिए कि उस सेंटेंस का वो प्रधान पद था, प्रधान वर्ड्स था। वैसे इसमें कौन सा प्रधान है? अगर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही हो तो ये प्रधान हो गया, और कुमार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होगी तो कुमार प्रधान हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मैंने दो चीज बताया इसमें कि पूर्व पद क्या है या प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है या उत्तर पद क्या है, ये समझ गए। फिर एक शब्द आता है प्रधान। प्रधान का मतलब सीधा सीधा समझ लेना कि इस शब्द में किस शब्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसके बारे में ज्यादा जोर देकर के बात किया जा रहा है, कौन प्रमुख है, कौन प्रमुख है, उसी को कहेंगे प्रधान। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जिसका प्रथम पद अव्यय हो, चाहे उसे कह सकते हैं प्रधान हो। जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, अव्यय मतलब होता है जिसका व्यय ना किया जा सके। व्यय मतलब जिसको और तोड़ा ना जा सके, जिसको और तोड़ा ना जा सके, और जिसका स्वतंत्र अवस्था में कोई अर्थ भी ना हो, किसी के साथ लगने पर ही वो उसका अर्थ प्रकट होता हो, उसे कहते हैं अव्यय। जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो और प्रधान हो, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे होता है भर पेट। क्या है? भर पेट। देखो इसमें है भर शब्द, भर पेट, इसका उदाहरण क्या हो गया? भर पेट। अगर कहा जाए भर पेट में कौन सा समास है तो आप क्या बताओगे? भर पेट। भर पेट यानी हम क्या जोर देना चाहें कि आज मैंने भर पेट मैगी खाई, आज मैंने भर पेट मैगी खाई। तो हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मैगी तो मैं हमेशा खाता हूं, लेकिन आज कैसे खाया हूं? भर पेट खाया हूं, यानी पेट भर करके खाया हूं। आज मैंने मैगी कैसे खाई है? भर पेट।
आज मैंने रसगुल्ला कैसे खाया? आज मैंने भरपेट रसगुल्ला खाया। आज मैंने रसगुल्ला भरपेट खाया। किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? भरपेट, भर को इंपॉर्टेंस दे, और भर का कोई अर्थ नहीं होता, भर का कोई अर्थ नहीं होता स्वतंत्र में। यही अव्यय है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो इस भर को कि भा अलग कर दो, रा अलग कर दो तो कोई अर्थ बनता नहीं। तो ये अव्यय है और इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, पेट की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? भर पेट की। मैंने आज भर करके खाया, एकदम पूरा डकाडक यहाँ तक भर के खाया हूं, भर पेट। तो भरपेट कैसे समास हो गया? अव्ययी समास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आजन्म। क्या होता है? आजन्म। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या होता है? इसमें देखो जन्म की बात नहीं कर रहा है। जैसे कह रहे हैं कि तुम भारत में कब से रहते हो, भारत में कब से रहते हो, तो क्या बताओगे? आजन्म, नहीं जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं यही रहता हूं, आजन्म। जैसे कोई लड़का था, उसने पूछा क्या नाम है आपका, तो उसने कहा मेरा नाम है रोहन तिवारी। क्या नाम है? रोहन तिवारी। तो उसने कहा तुम तिवारी कब से हो? बोले अरे भैया मैं आजन्म तिवारी, जब से पैदा हुआ तब से मेरे नाम के आगे सरनेम मेरा तिवारी लगता है। मैं आजन्म तिवारी, मतलब जब से पैदा हुआ मैं तब से तिवारी हूं, कोई तिवारी बीच में बदलता थोड़ी ना है। क्या हो आज? कोई पूछा भैया तुम गोरे कब हो यार? तो यार मैं तो आजन्म गोरा हूं, जब से पैदा हुआ तब से गोरा हूं। यानी आजन्म का मतलब होता जन्म से। तो जन्म को यही इंपॉर्टेंट नहीं दे, यहाँ आ शब्द को दिया। आ मतलब होता है से, कब से? जन्म से, जब से पैदा हुए। तुम भारत में कैसे रहते हो? आजन्म से रहते हैं, आजन्म से मतलब जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं भारत में ही रह रहा हूं। तो आ अव्यय, देखो आ का कोई अर्थ होता नहीं है, इसके साथ लगा जन्म। अगर सिर्फ जन्म लिखा होता तो इसका मतलब होता जन्म से ना, जन्म मतलब होता किसी का पैदा होना, जन्म। लेकिन जब इसके आगे आ लग गया तो हो गया जन्म से। अब किसी बात को बताना हुआ, जैसे मैंने बताया कि तुम गोरे कब से हो? आजन्म, यानी जब से मैं पैदा हुआ तब से गोरा हूं। नहीं एक समय को बतला रहा है कि जन्म से लेकर के। तुम भारत में कब से रहते हो? आजन्म से रहता हूं, जब से मेरे जन्म हुआ तब से मैं भारत में ही रह रहा हूं। आजन्म, भरपेट, यथा संभव, यथा संभव। तो यहां यथा की बात हो रही, कहें जैसे भैया कुछ दान दिया करो, हमेशा हर जब भी घर पे आए तो उसको कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। बोले कितना देना चाहिए? कहें यथा संभव, जितना संभव हो। कोई गिन के नहीं कि हमें इतना देना चाहिए, यथा संभव, जितना आपके पास संभव है, ईमानदारी से, जो पॉसिबल हो सके, जो आपके पास हो, जिससे आपको कोई व्यवस्था गड़बड़ ना होने पाए। यथा संभव, जितना संभव हो। कितना? जितना संभव हो, यथा संभव। यानी इसमें यथा की बात करें तो यथा जब अव्यय है, इसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, जब इसके साथ जुड़ेगा तभी इसका अर्थ निकलेगा। तो ये अव्यय भी है और इसमें प्रथम पद को इंपॉर्टेंस दी रही थी, सब में प्रथम पद को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो, देखो इसमें जिसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, भर की बात कर रहे हैं, यहाँ आ की बात कर रहे हैं, यथा की बात कर रहे हैं, तो किस शब्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? इसमें भर को, इसमें आ को, इसमें यथा को। तो जिसको इंपॉर्टेंट वही प्रधान होगा, यानी इसका भी प्रथम पद प्रधान है, इसका भी प्रथम पद प्रधान है, इसका भी प्रथम पद प्रधान है, और ये अव्यय भी है। क्या है ये अव्यय भी है। तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। और इसकी पहचान होती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा यही भर, आ, यथा, प्रति, जैसे कहते हैं प्रत्येक, तो प्रति, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? अव्ययी भाव समास के। आई थिंक अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं। दूसरे समास का इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। द्वितीय समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। चलिए हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। द्वितीय कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला, जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। और इसका समास बनाते समय इसके बीच वाला जो शब्द होता है उसका लोप हो। चलिए हम पढ़ रहे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने बताया था, फिर से सॉरी फोन आ गया था, डिस्टर्बेंस हुई। तो जो द्वितीय पद होता है, क्या होता है? द्वितीय पद यानी
उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से मैंने अभी आपको बताया था, राजा का कुमार। राजा का कुमार एक नया शब्द है, राजा का कुमार। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजा के बारे में बात कर रहे हैं या कुमार के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? इसको पहले जोड़ लेते हैं। राजा का कुमार क्या बन जाएगा? राजकुमार। राजकुमार। अब देखो, राजा का कुमार मतलब हमने जब जोड़ने के बाद बना राजकुमार, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राजा की बात कर रहे हैं या कुमार? कुमार मतलब होता है बेटा या पुत्र। तो हम राजा की बात कर रहे हैं, उनके बेटे की बात कर रहे हैं? उनके बेटे की बात कर रहे हैं। राजकुमार, राजा का कुमार। जैसे कोई लड़का देखा, कहीं ये कौन है? कहीं ये राजकुमार है, यानी राजा का बेटा है। तुम इस बेटे के बारे में बात कर रहे थे, ना कि राजा के बारे में बात कर रहे थे। कौन है ये भैया? ये राजकुमार है, यानी राजा का बेटा है। तुम बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राजा को नहीं। भाई ये राजा का बेटा है। ये कौन है? ये राजकुमार है। ये जो लड़का देख रहा है कौन है? राजकुमार, राजा का बेटा है ये। तो देखो, इसमें कुमार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रानी राजा का बेटा, इसमें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यानी कौन सा पद हुआ? बाद वाला। बाद वाले क्या कहते हैं? उत्तर पद। कि उत्तर पद प्रधान हुआ। जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। और इसमें देखो का आया था, ये का कट गया। ये कहां इसमें आया? नहीं, इसी का था कि इसके बीच वाले शब्द का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप मतलब गायब हो जाता है बीच वाला। जब इनको सबको जोड़ते हैं तो बीच वाला शब्द क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गंगा जल। क्या लिखा है? इसको जोड़ें, गंगा का जल। गंगा का जल, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गंगा जल। क्या बन जाएगा? गंगा जल। तो देखो, इसमें भी का लोप हो गया, इसमें भी का नहीं आया। अच्छा, हम गंगा को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं कि ये जो जल है कैसा जल है? ये भाई मामूली जल नहीं है, ये गंगा जल है, यानी गंगा से लाया हुआ जल है। गंगा नदी का जल है। तो मैं गंगा की बात नहीं कर रहा था, पानी रखा था। किसने कहा भैया ये कैसा पानी है? तो कहें अरे भाई ये नॉर्मल पानी नहीं, ये गंगा जल है। ये जो जल दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल जल नहीं है, ये गंगा का जल है। यानी हम जल को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, गंगा की बात नहीं कर हो रही है यहाँ पे कि गंगा कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, पवित्र है, बड़ी है, ये बात नहीं हो रही थी। हम जल के, इस जल की इंपॉर्टेंस रखिए। जल मामूली जल नहीं है, ये गंगा जल है, गंगा नदी का पानी है ये। तो गंगा जल, यानी इसमें भी जल को इंपॉर्टेंस दिया गया, यानी बाद वाले पद को, यानी उत्तर पद प्रधान हुआ। और समास क्या बना? गंगा जल। और गंगा, और इसमें भी बीच वाले शब्द का लोप हो गया। बीच वाले शब्द का क्या हो गया? लोप हो गया, यानी गायब हो गया। इसे कहेंगे तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। चलिए अगला देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के बाद आता है कर्मधारय समास। कौन सा आता है? तीसरा, कर्मधारय समास। थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है समझाने के चक्कर में। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? एक ऐसा समास जिसमें दो शब्द होते हैं, एक प्रथम पद एक उत्तर पद, दो पद होते हैं। दोनों पद में एक होगा विशेष से और दूसरा वाला होगा विशेषण। अब आगे पीछे कोई भी विशेष हो सकता, कोई भी विशेषण हो सकता, दोनों में से एक होगा विशेष, एक होगा विशेषण। नहीं समझ में आया? चलिए बताता हूं, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण मतलब होता है जिस शब्द से आपकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे किसने कहा गया कि सुंदर है ये, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये काली है, तो काली क्या हो गया? विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। वो गोरी है, गोरी क्या हो गया? विशेषता हो गया। क्या हो गया? विशेषता हो गया। अब काली में किसको बोल रहा हूं? काली में किसको बोल रहा हूं? जिसको बोल रहा हूं वो विशेष है। गोरी में किसको बोला? जिसको बोला वो विशेष है। यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका गुणगान किया जा रहा है, वो विशेष है, वो विशेष है। और जिन शब्दों के माध्यम से उसकी बड़ाई की जा रही है, नहीं समझे? आराम से, जिस शब्द के माध्यम से आपकी बड़ाई की जा रही है वो विशेषण। जिस शब्द से, जैसे आपको कहा गया वाव कितना टनाटन लड़का है, तो मैंने आपको टनाटन बोला। कितना सुंदर लड़का है, मैंने आपको सुंदर बोला। कितना हैंडसम लड़का है, तो अब मैंने आपको क्या बोला? हैंडसम बोला।
तो जो मैं आपकी बड़ाई किस शब्द से किया, मैंने आपको हैंडसम बोला, मैंने आपको टकाटक टनाटन जो भी बोला, मैंने आपको बोला कितना फर्राटेदार बोलता है, फर्राटेदार मैंने आपको यूज किया, मैंने आपको क्या बोला, फर्राटेदार। तो इन शब्दों के माध्यम से मैं आपकी बड़ाई कर रहा था। तो जिन शब्दों के माध्यम से मैं आपकी बड़ाई कर रहा था उन्हीं शब्दों को बोलेंगे विशेषण। और ये शब्द, ये सारे शब्द जिसके लिए यूज किए जा रहे थे, जिसके लिए यूज किए जा रहे थे उसे बोलेंगे विशेष। जैसे ये शब्द में, एक लड़का था रोहन, ये सारे शब्द मैं रोहन के लिए यूज कर रहा था। रोहन बहुत टकाटक लड़का है, रोहन बहुत हैंडसम है, रोहन बहुत गद्दार है, उसकी विशेषता बताता हूं, रोहन कैसा है, गद्दार है। तो गद्दार उसकी विशेषता हो गई, सुंदर उसकी विशेषता हो गई। और ये शब्द मैं किसके लिए यूज कर रहा था, रोहन के लिए, तो रोहन हो गया विशेष। यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष, और जिन शब्दों से बतलाई जाए उसे विशेषण। कर्मधारय समास में जो दो पद आएंगे, एक होगा विशेष, एक होगा विशेषण, एक होगा विशेष, दूसरा होगा विशेषण। चलिए, जैसे हमने कहा, पहला एग्जांपल लेते हैं, नील कमल। क्या कहा, नील कमल। इसमें देखो दो शब्द हैं, एक है नील, एक है कमल। इसमें क्या किया गया, नील की विशेषता बतलाई जा रही है, इसके नील जो है कमल जैसे हैं, नहीं, ये जो कमल है ये कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, नीला। तो जो कमल नीला हो उसे कहेंगे नील कमल। यानी एक ऐसा कमल जो किस कलर का था, नीले कलर का था, तो उसको हमने नाम दे दिया नील कमल। क्या कह दिया, नील कमल। यानी ऐसा कमल जो नीला हो, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसे कहेंगे नील कमल। तो इसमें नीले की विशेषता नहीं बतलाई जा रही, इसमें कमल की विशेषता बतलाई जा रही है। जैसे उसमें हम रोहन की विशेषता बतला रहे थे, इसमें किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, कमल की। तो कमल हो गया विशेष। क्या हो गया, विशेष। और ये जो नीला है ये क्या हो गया, विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। तो ये विशेषता बतला रहा है कि कमल कैसा है, नीला है, ये हो गया विशेषण। और किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, कमल की। तो कमल क्या हो गया, विशेष। देखो इसमें विशेष और विशेषण का भाव पाया गया कि नहीं पाया गया, तो जिसमें पाया जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे इसी से जुड़ता है कमल नयन। क्या होता है, कमल नयन। तो इसमें किसकी विशेषता है, इसमें दो शब्द है, एक आया कमल, एक आया नयन। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ये कमल है, नयन, नयन मीन्स होता आंख। क्या जो कमल है वो आंख जैसे है, नहीं, नयन जो है, यानी आपकी आंख कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जैसे कमल, जैसे कमल नयन। जब किसी को कहा कमल नयन, यानी आपके नयन इतने सुंदर हैं जैसे खिलता हुआ कमल, खिलता हुआ कमल, क्योंकि कमल बहुत सुंदर माना जाता है, कमल का फूल। तो मैं आंखों की सुंदरता बता रहा था, इसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर, जैसे कमल, जैसे कमल। तो मैं आंखों की विशेषता बतला रहा था, तो आंखें क्या हो गई, विशेष हो गया। क्या हो गया, विशेष। और आंखों की विशेषता मैं किन शब्दों के साथ बतला रहा था, कमल के साथ, तो कमल क्या हो गया, विशेषण। तो देखो इसमें भी विशेष विशेषण आया, ठीक है। काली मिर्च, क्या हो गया, काली, काली मिर्च। यानी इसमें मिर्च की विशेषता, मिर्च कैसी है, काली। मिर्च की विशेषता बतलाई जा रही है, मिर्च कैसी है, काली। मिर्च कैसी है, काली। तो जिसमें एक विशेष से हो, एक विशेषण हो, उसे कहेंगे कर्मधारय समास। क्या कहेंगे, नीलकंठ, जिसका कंठ क्या हो, नीला। यानी ऐसा कंठ, ऐसा कंठ जो नीला हो। यानी कंठ की विशेषता, कंठ मतलब होता गला, यानी ऐसा गला जो क्या हो, नीला हो। यानी कंठ की विशेषता बतलाई जा रही, कंठ कैसा है, नीला है। क्या हो गया, विशेष विशेषण हो गया कि नहीं हो गया। फिलहाल नीलकंठ जो होता है वो कर्मधारय समास में नहीं आता, वो दूसरा समास में आता है, ठीक है। उसके बाद तो चलिए कर्मधारय हो गया। अब बात करते हैं द्विगु समास की। कौन से समास की, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान समास शायद यही होगा, द्विगु समास। ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो,
ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी उसका जो पहले पद आएगा, पहला प्रथम पद पूर्व पद है, सबसे पहले जो लिखा वो एक कोई संख्या होगी। क्या होगी? एक संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये संख्याएं है ना, इसमें से कोई ना कोई एक शब्द आएगा। यानी जिस समास का प्रथम पद एक संख्या हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ले लिया चौराहा। क्या ले लिया? चौराहा। राहा मतलब रास्ता, चौ मतलब चार। चौ मीन्स क्या होता है? चार। यानी पहला शब्द संख्यावाचक आ रहा है ना, चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा कहलाता है। देखो चौ मीन्स होता है चार, राह मतलब रास्ता, तो चार रास्ता जहां पे हो उसे क्या कहते हैं? चौराहा। तिराहा, तिराहा तो राह मतलब फिर से रास्ता, टी मतलब होगा तीन, टी मतलब क्या हो गया? तीन, ये भी संख्यावाचक है, ये भी द्विगु समास। त्रिभुज, क्या गया? त्रिभुज, भुज मतलब होता है साइड, यानी भुजाएं, कितनी भुजाएं हो? त्रि, त्रि मीन्स होता है तीन, क्या होता है? तीन। तो त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हो उसे कहते हैं त्रिभुज। तो त्रि मतलब होता है तीन, देखो फिर एक तीन एक संख्या आई, ये भी फिर हो गया द्विगु समास। जैसे कहते हैं पंचामृत, क्या कहते हैं? पंचामृत, पंचामृत। पंच, पंच मतलब पांच, पंच मीन्स क्या होता है? पांच, ये भी क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। देखो पंच आ रहा है। उसके बाद चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। त्रिभुज, सप्तऋषि, क्या गया? सप्तऋषि, बहुत सारे सप्त ऋषि, क्या हो गया? सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह होता है सप्तऋषि। एकादशी, एकादशी, एका मतलब होता है एक, क्या होता है? एक नहीं, एकादशी मतलब होता ही 11 है। एकादशी मतलब क्या होता है? एक और 10 मिला के 11। ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी कैसे? द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्या हो उसे कहेंगे द्विगु समास। ठीक है, अगला देखते होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एक ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, जिसमें न पहले वाले की बात की जा रही हो न दूसरे, नहीं, जिसका दोनों, सॉरी, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका जितना हम पहले वाले को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस दूसरे वाले भी को दे रहे हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। और इसका एक पहचान भी होती है। जैसे हमने कह दिया माता पिता, माता पिता, तो देखो ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया। तो बताओ माता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो पिता को? दोनों बराबर है, माता पिता। राधा रानी या राधा कृष्णा, राधा राधा कृष्ण, राधा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या कृष्ण को? दोनों को, यानी ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, ये भी प्रधान। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। लाभ हानि, लाभ हानि, ये भी जितना लाभ उतना हानि, हम दोनों को इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि लगा रहता है भैया, सुख दुख लगा रहता है, आगे पीछे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। माता पिता, राधा कृष्णा, सुख दुख, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इनके बीच एकदम पहचान लेना, कभी पूछे कि इनमें से कौन सा समास है। देखो इसमें ये एक चिन्ह मिला, ये देखो हर जगह ये वाला चिन्ह मिल रहा है, माइनस वाला ये मिल रहा है ना, और इसको क्या बोलता है? योजक चिन्ह बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ये जो नीचे ये बीच में लगा हुआ है, ऐसे लाइन खींची हुई है, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोला जाता है? योजक चिन्ह बोला जाता है। तो जब दो शब्दों के, जब दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो आंख बंद करके आप लगा देना, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास होगा। फिर सबसे लास्ट में आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास आता है? हम बहुव्रीहि समास। अब आता है किसका नंबर? बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास क्या है? ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता,
लेकिन दोनों पद मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हमने कहा लंबोदर, क्या कहा? लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका। उदर, उदर जिसका। लंबा मीन्स जानते हो, लंबा है उदर, उदर मीन्स होता है पेट। उदर मीन्स क्या होता है? पेट। लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट बहुत लंबा हो। लंबा मीन्स यानी बड़ा हो, जिसका पेट क्या हो? बहुत बड़ा हो, लंबा हो, उसे कहते हैं लंबोदर। अर्थात किसका पेट बहुत बड़ा है? भगवान गणेश का। किसका? भगवान गणेश का। इसलिए भगवान गणेश को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। गजानन क्या है? गजानन, जिसका गज मीन्स होता है हाथी, और गजानन, गज प्लस आनन। गजानन किससे बना हुआ है? गज प्लस आनन। बहुत लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने चला जाता हूं तो आप लोगों से मैं सही से आई कांटेक्ट के साथ पढ़ा नहीं पाता हूं। गजानन यानी गज के समान है आनन जिसके। आनन मतलब होता है सिर, मुख, और गज मीन्स होता है हाथी, यानी जिसका सिर हाथी के समान हो, उसे कहते हैं गजानन। तो गजानन, गज जिसका आनन यानी मुख गज के समान है, यानी हाथी के समान हो, उसे कहते हैं गजानन। अर्थात गजानन किसे कहा जाता है? भगवान गणेश को फिर से कहा जाता है। वो भी लंबा है उधर जिसका। कौन? गणेश भगवान। ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ हमने बताया था इसके पहले, हमने इसमें बताया था नीला है कंठ जिसका। नीला है, कंठ की विशेषता बता रहा है क्या? नील तो कुछ लोग लगा देंगे कर्मधारय में, लेकिन इसका अर्थात का एक अर्थ होता है क्या? नीला है कंठ जिसका, जिसका कंठ क्या है? नीला है। किसका कंठ नीला है? भगवान शंकर का। किसका? भगवान शंकर का। क्योंकि कहावत है कि जब उन्होंने विष पी लिया था, विष को धारण कर लिया था अपने गले में, तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। यानी उन्हें जो विष को धारण किया था कहां में? गले में। तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, और तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। तो नीलकंठ किसे कहते हैं? भगवान शंकर को कहते हैं। गजानन, लंबोदर किसे कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं। दशानन, कौन? दशानन। दशानन, नन मतलब फिर बताया सिर, और 10 मतलब 10 गिनती। लोग कह देंगे ये द्विगु समास है। क्या है? क्योंकि आपने बताया था कि जिसका पहला पद संख्या हो उसे कहते हैं द्विगु समास। तो 10 है, हाँ, लेकिन अर्थात किसी की तरफ इशारा ना करे, लेकिन ये इशारा कर रहा है दशानन। 10 है आनंद जिसके, यानी जिसके 10 मुख हो, जिसके 10 मुख हो, उसे कहेंगे दशानन। यानी दशानन किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता दशानन? रावण को। किसे कहा जाता था? रावण को दशानन, अर्थात रावण। तो ऐसे शब्द जब दोनों पद प्रधान ना हो, लेकिन दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हो, तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे बताया नीला है, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। लंबोदर यानी जिसका उदर पेट बहुत लंबा हो, बड़ा हो, उसे कहेंगे लंबोदर, अर्थात गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। गजानन यानी जिसका सिर गज के समान हो, हाथी के समान हो, उसे कहते हैं गजानन, अर्थात किसका सर किसका सर हाथी के समान है? भगवान गणेश का, तो उसे गजानन भी कहते हैं। दशानन जिसके 10-10 सिर हो, 10 हैं आनन जिसके, उसे कहेंगे दशानन। तो किसके 10 सिर थे? रावण के, अर्थात रावण। तो जब अर्थात में कोई और आ रहा हो, उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। मैंने हर समास को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उदाहरण सहित समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट करते रहेगा कि आप किस प्रकार की वीडियो पर हम वीडियो बनाएं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।